जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग फील्ड को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कवर किया था और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने डेरिवेशंस हैं और पी वाई क्यूज जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। इट इज द सेकेंड लेक्चर। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक इज आर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सबसे पहले तो हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है। इससे पहले आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या पढ़ा है? अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो मैग्नेटिक फील्ड आप क्या समझते हैं कि अगर ये बार मैग्नेट है कोई, दिस इज एनी बार मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, और इसके अराउंड एक सर्टेन एरिया तक दूसरा हम बार मैग्नेट या कंपास कंपास या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके पास हम लेके आते हैं तो क्या होगा? दैट ये कंपास जो है, ये इसके निडल्स जो हैं, दे विल इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द मैग्नेट। सो सिंपल वे हम बोल सकते हैं कि मतलब ये भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दो मैग्नेटिक सब्सटेंस में आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, बट it will happen within a certain extent और certain area। तो एक सर्टेन एरिया तक होगा। तो ये जो स्पेस बन गया ना, ये एंटायर स्पेस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस बार मैग्नेट। सो सिंपल वे, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, ये जो स्पेस है अराउंड द मैग्नेट अप टू विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट या अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, that is called the what? Magnetic field. Similarly there is the concept of electric field। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई चार्ज है, आई विल टेक एनी चार्ज प्लस क्यू, तो ये चार्ज के अराउंड हम दूसरा चार्ज लेके आए तो सर्टेन एरिया तक दूसरा चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, अट्रैक्ट या रिपेल। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव लेके आते हैं तो बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव व्हाट विल हैपन? रिपल्सन विल टेक्स प्लेस। तो आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ये जो स्पेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं द टर्म, the space around this charge, the space around the charge up to which, इन दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स पढ़ा है। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है या रिपल्सन होने वाला है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल act। So simply, what is electric field? It is the space around the charge up to which electrostatic force of attraction or repulsion takes place. That space around the charge is called electric field। तो I hope आपको electric field का definition part समझ में आया। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन? एज यू कैन सी, यू कैन रीड इट। हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ रीजन अराउंड द चार्ज वेयर द अदर चार्जेस एक्सपीरियंस। रीजन अराउंड द चार्ज, मैं स्पेस अराउंड द चार्ज बोल रहा था, वेयर अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा? इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये डेफिनेशन हो गया। आप सिंपल वे
वही बोलना है जो आपने कंसेप्चुअली समझा कि कोई एक चार्ज है, ये चार्ज है प्लस क्यू, और इसके अराउंड एक सर्टेन एरिया होगा, एक सर्टेन रीजन होगा अप टू विच another charge will experience either force of attraction or repulsion due to this charge. That space around it is called electric field. तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूजुअली किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैपिटल ई जो है, इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, इट इज एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया। अच्छा, अब एक और टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। व्हाट डू वी हैव? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्यू नॉट एक पॉइंट चार्ज है, तो आई विल राइट कि लेट क्यू नॉट बी द unit positive charge. I will take it unit positive charge. Unit positive charge. It is Q naught. So as we can say, there are the two charges which are separated by a finite distance. एक चार्ज हमारा प्लस क्यू एंड अदर इज क्यू नॉट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉलर। तो आई कैन से फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड is electrostatic force acting per unit test charge, so it will be 1 by q naught into Fe। क्या है? Fe is this term, that is 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square. So this q naught and q naught get cancelled, this q naught get cancelled, so ultimately we are getting the formula for the electric field is as E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So this is the formula for electric field intensity. I hope this part has been clear. अच्छा, तो यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड also can be defined as electrostatic force acting per unit charge. Electric field, it is electrostatic force acting per unit charge. It is the simplest definition. So just ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के बारे में। तो एज वी कैन से कि हमने यहाँ लिखा है E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। तो सिंपल डेफिनेशन, हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एंड चार्ज का यूनिट क्या होता है? इट इज कूलम। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is Newton per coulomb, right? Newton per coulomb becomes its unit. So this is the concept regarding the electric field. Next term पे चलते हैं हम लोग। Next term we have the characteristic of electric field. Characteristics of electric field. क्या क्या characteristic है? Almost हमें काफी टर्म्स पता है, बट फिर से हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज Q एज द रेशियो F बाई Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, बिकॉज हम लोग क्या लिखते हैं? E इज इक्वल्स टू F बाई Q एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक
force acting per unit charge is electric field, and this term F by Q is independent of charge. It does not depend on the charge. E by Q, sorry, F by Q, that ratio does not depend on charge because that is specific. Second point, for a positive point charge, electric field is radially outward. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है ना उससे काफी रिजेंबल है. मैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है और साउथ पे टर्मिनेट होती है. ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज से, सिंपली आई विल से, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और अगर यही नेगेटिव चार्ज हम ले लें तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल, ये ओरिजिनेट हुई, बाहर निकली कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, और यहाँ पे टर्मिनेट होती है एट द नेगेटिव चार्जेस. दे आर गोइंग टू टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज. So second point is regarding that one, कि for a positive point charge electric field directed radially outward, sorry radially, yes outward, बाहर की तरफ, outward in positive charge. Radially means perpendicularly to the surface. Next is for the negative point charge electric field is directed radially inwards. क्या होता है direction? Radially inward. Next is magnitude of E due to charge Q. E due to charge Q depends inversely proportional to R square, because as we have studied this formula we have already derived. अभी पिछले वाले पार्ट में हमने क्या डिराइव किया? as we can see कि यहाँ पे फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square, as we can say. ये रिलेशन की बात कर रहे हैं तो it is inversely proportional to R square because E is 1/4 pi epsilon naught Q by R square. तो E कैसा है? E is inversely 1 upon R square, तो inversely proportional to square of the distance. Now next is, ये तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या है? वही, electric field lines are the imaginary lines which gives the pictorial representation of electric field around a charge. ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, इसको और ज्यादा यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ ऐसे रेडियली आउटवर्ड, या फिर इस केस में तो दिस इज अबाउट दिस वन. इट वाज गिवन बाय द फैराडे टू विजुअलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक fields. So now we'll move to the next point, next characteristics, properties of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? वही बेसिक जैसे मैग्नेटिज्म में है कि नो टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड दे आर वेरी क्राउडेड नियर द चार्जेस. या वहां आपने पढ़ा है मैग्नेटिज्म में कि नियर द पोल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर वेरी क्राउडेड. तो इट इज सेम वे यहाँ पे है. जस्ट आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन. फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्जेस. तो यहाँ पे हमने लिया है ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू ओरिजिनेट. और कैसे? रेडियली. दिस इज द कीवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, राइट. दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर के कैसे हैं? दे आर नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर है. जहां से भी ओरिजिनेट होंगे they will be perpendicular to the surface. Understood? And next is tangent at any point gives the direction of electric field, and they never form closed loops. They never form closed loop, right? Closed loop kabhi nahi banate. And they are always continuous in nature
and they do not intersect each other. So these all are the properties of electric field lines. So now we will move on the next part. तो next part में हम लोग चलते हैं. Next part we have, अच्छा, ये एक PYQs हैं, इंपॉर्टेंट PYQs हैं, बट ये वाला पार्ट अगर मैं आप लोग को लास्ट में बताऊं तो इट विल बी बेटर फॉर अस, क्योंकि हमने अभी तक लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं पढ़ा है. तो ये पार्ट फिलहाल के लिए मैं थोड़ा साइडलाइन करता हूं और नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं. नेक्स्ट इज आर, यस, एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड ही, तो हम लोग चलते हैं उसके ऊपर. अच्छा, फाइनली अब देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल अगर मुझे स्टार्ट करना है, सो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स, अब ये चूंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? एज वी नो, E इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर. सो यू हैव टू रिमेंबर, एक ये फॉर्मूला है और दूसरा, सिंस E इज F बाई Q, तो F क्या हुआ, फोर्स क्या हुआ, इट इज Q इंटू E. आई डोंट नो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम लोग देखेंगे. तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर. जो अब तक सीखा है उसी का एक एप्लीकेशन वी विल सी, कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम. माइक्रो का सिंबल, ये माइक्रो का सिंबल है, ये दिस इज माइक्रोकूलम. माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶. आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट. तो एज पर द क्वेश्चन हमारे पास दो चार्जेस हैं. सपोज दिस इज आर Q1, तो Q1 हमने एक चार्ज ले लिया विच इज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, एंड अनदर चार्ज Q2. सपोज ये चार्ज जो है वो हमारा कितना है, दैट इज ऑफ 4 माइक्रोकूलम. इतना पार्ट तो क्लियर हो गया. एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है. 30 सेंटीमीटर, एंटायर डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि फॉर हाउ फार फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज, 1 माइक्रोकूलम चार्ज से हाउ फार, कितना दूर, on the line joining the two charges will the net electric field become zero. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि x डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया. सपोज इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दें, P पॉइंट पे, विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज 1 माइक्रोकूलम, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है. यहाँ पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ये हमें दिया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो. कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे, विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q1. तो Q2 से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से यहाँ पे Q2 ने, हाँ, Q2 से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो गया, ओवरऑल 30 है, तो 30 में से ये x माइनस हो गया, तो यहाँ ये डिस्टेंस कितना बचा, 30 माइनस x, राइट. अब देखें हम इसको ध्यान से, तो हमारे पास तीन सिस्टम हो गए, दो सिस्टम हो गए. एक हमारा यहां से यहां, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे. और हमें ये दिया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, जीरो है. तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन से इस केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. या मैं सीधी सीधी बात बोलूं कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. अच्छा, फिर से ये डायग्राम कैसे हमने डिसाइड किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ना, मैंने E1 का डायरेक्शन ऐसे लिया और E2 का डायरेक्शन ऐसे. E1 E2 है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज E1? E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैं लिखता नहीं हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड
E1 जो है, E1 आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये E1 है। E1 is the electric field due to charge of 1 microcoulomb एंड ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बाहर की तरफ निकलेगा, तो E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4 माइक्रोकूलम। तो E1 और E2 हम ये बोल रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज जीरो, तो सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is 0, so therefore I can say E1 will be equals to E2। और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 1/4πε0 Q by R square, so it will be 1/4πε0 Q1 by R square के जगह क्या हमारा x square इज इक्वल्स टू E2 क्या होगा, 1/4πε0 Q2 बाई R स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस, तो इट इज 30 माइनस एक्स का स्क्वायर, 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो नाउ एज वी कैन सी कि यहाँ पे ये टर्म 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग, हमें मिल रहा है Q1 बाई एक्स स्क्वायर, बट Q1 कितना है, Q1 इज 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, तो इट इज 1 into 10⁻⁻6 कूलम अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 is 4 microcoulomb, which is 4 into 10⁻⁻6 upon 30 minus x to the whole square। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो गया, सो मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो वी विल गेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 का इसके साथ, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी इसको भी x के स्क्वायर के टर्म में लिखे तो 2x टू द होल स्क्वायर वी कैन राइट, एंड दिस इज 30 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर नाउ गेट कैंसिल, तो वी आर गेटिंग 2x इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स, ये x को इस साइड लेके आ जाए तो 2x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x, 3x इज इक्वल्स टू 30, सो x becomes 10 centimeter, right? So that we get the answer। हमें एक पूछा क्या था कि हाउ फार फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम से कितना डिस्टेंस है x, एंड x we get 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे भी मैं इस जितना भी वीडियो में या whatever I am teaching, its PDF I will put in the description, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक और रिलेटेड सम है, एज वी कैन सी एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude, right? तो हमें डिस्टेंस दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, राइट? तो डिस्टेंस दिया है, आई विल राइट गिवन पार्ट, गिवन डिस्टेंस, डिस्टेंस का नोटेशन मैं फिलहाल एस से रिप्रेजेंट करता हूं, 1.5 सेंटीमीटर which is 1.5 into 10 raised to minus 2 meter, right? और क्या इंफॉर्मेशन है, whatever we can write, so next is electric field of magnitude, electric field E is equals to 2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb, this value electric field is given। Next is
Now the direction of the electric field is reversed, keeping its magnitude unchanged. Direction reverse कर दिया गया. And a proton falls through the same distance. Compute the time fall in each case, neglecting gravity. हमें time find out करना है, right? क्या निकालना है? Time. And we are talking about the proton. आप समझिए कि अगर प्रोटॉन एक फॉल हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा. सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हमारे पास फॉर्मूला है कि सिंस अप्लाइड फोर्स अगर फॉल हो रहा है तो उसका जो फोर्स नेट फोर्स विल बी मैकेनिकल फोर्स. मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, मैकेनिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe. तो मैकेनिकल फोर्स उसका Ma है एंड Ma बिकम्स Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो ये हो गया हमारा Ma इज इक्वल्स टू Fe. अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. तो F becomes जो फोर्स है वो क्या हो गया Q इंटू E. सो बाई दिस फॉर्मूला वी कैन राइट Fe के जगह QE डाल सकते हैं हम लोग. क्या डाल सकते हैं? QE, राइट. यहाँ पे Q चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है या प्रोटॉन फॉल हो रहा है तो प्रोटॉन का चार्ज इज सेम एज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो हम यहाँ Q लिखें या फिर E लिख दें. इंस्टेड ऑफ Q we can write Ma is equals to E into E. Correct? This part. अच्छा, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन फ्रॉम हियर. तो एक्सीलरेशन क्या होगा? A will be E into E by M, राइट. अब अगर वैल्यूज की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा? E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, इट इज 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb into A electric field. Electric field is 2 into 10 raised to, it is 2 into 10 raised to 4 upon what is M, mass of proton. Mass of proton कितना होता है? It is 9.1 into 10 raised to minus 30 kg, राइट. तो ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे, यहां से हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन जो आएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा. हमें एक्सेलरेशन नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है कि कंप्यूट द टाइम जब वो फॉल होगा ना, ड्यू टू दैट वन, इन दैट केस व्हाट एवर टाइम इट विल टेक. तो टाइम के लिए हम लोग वापस से फार्मूला यूज कर ले, सिंस डिस्टेंस, बिकॉज हमें डिस्टेंस वाला टर्म दिया है ना, एस दिया है. तो और टाइम फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं. तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें? सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट u यहाँ पे जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी. सो s हाफ at स्क्वायर. सो s इज गिवन, हमें टाइम चाहिए ना, तो t square will be 2s by a. So t will be root of 2s by a. अब हम टाइम यहां से निकाल सकते हैं बिकॉज s हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर. सो t will be root of 2 into s, distance is 1.5 centimeter, which is 1.5 into 10 raised to minus 2 meter, upon A, acceleration. Acceleration, whatever you will get from here, that value of acceleration you will substitute. So time we can get from here, that will be in terms of second. So this is the approach to solve this kind of problems. So अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं. अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो you people can take. So we'll move on. Next part now, which is very very important.
electric dipole. Dipole, electric dipole. Electric di means two poles. So dipole, this is the word which is very important. Dipole. Di is two. Mono, di, tri. Mono one, di two. So di two polarities. Two poles are there. So what is electric dipole? It is simply, it is an arrangement of two equal and opposite charges separated by a finite distance. So if we are taking electric dipole, so it is an arrangement of two equal and opposite charges. One charge is plus q, another charge is minus q, and they are separated by a finite distance, and always distance between these two is taken as 2l, right? 2l is called a dipole length, and plus q and minus q are the charges of an electric dipole. So again I'm repeating, what is electric dipole? Electric means charges, di two polarities, one is plus q, another is minus q. So electric dipole is an arrangement of two equal and opposite charges separated by a finite distance, and that distance always will be taken as 2l. 2l is called dipole length, length of an electric dipole. So this is the definition. As per the definition, two equal and opposite charges plus q and minus q are separated by a finite distance 2l. 2l is called dipole length. What is 2l here? 2l is called dipole length. So what is the dipole length? It is the distance between two charges of an electric dipole. That becomes the definition of dipole length. Now next is electric dipole moment, which is represented by term P. And electric dipole moment is defined as the product of one of the charge and dipole length of an electric dipole. Q into 2L. Q is the one of the charge, either this or this. Magnitude of one of the charge and dipole length as 2L. That product is the electric dipole moment. So same thing I've written. It is defined as the product of magnitude of either of the charge, that is q, and dipole length, that is the distance between two charges, is the dipole length 2l. So electric dipole moment P is equals to one charge, one of the charge, that is q, into 2l, right? So this is electric dipole moment, and the unit of electric dipole moment, which is represented by P, unit of charge is coulomb, unit of length is meter, so coulomb meter, that becomes the unit. So remember it, what is electric dipole? It is an arrangement of two equal and opposite charges separated by a finite distance 2l, and 2l is called dipole length. And what is electric dipole moment? It is P is equals to Q into 2L. Q is one of the charge of an electric dipole, and 2L is the dipole length. So product of these two is the dipole, electric dipole moment, or simply dipole moment. Now we'll move to next point. Now two very interesting and very important derivations are there. One of the derivation is this. Today in this video lecture we will cover three very important derivations, जिसमें से ये पहला है और दो और डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट डेरिवेशन we will see electric field due to a dipole on axial position, axis of the dipole, or end position or end on position we say, right? Axial line पे या
एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो नाम से ही क्लियर है, एज वी सी द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये समझ गए ना कि हमें डेरिवेशन में करना क्या है, तो एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर अस। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ड्यू टू अ डायपोल, कहाँ पे, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो हम लोग एज्यूम कर लेते कि ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है। ट्राई टू अंडरस्टूड, डायग्राम मैंने वहां पे ड्रॉ किया हो, बट इनिशियली आई विल एक्सप्लेन कि दो चार्जेस, प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का अरेंजमेंट ऐसे ही होता है। और इसका जो एक्सियल लाइन है अलोंग द एक्सिस, ये लाइन हमारा एक्सियल अलोंग द एक्सिस, और ये लाइन जो है वो इक्वेटोरियल है। तो हमें इक्वेटोरियल में कुछ करना नहीं है, एक्सियल लाइन के बारे में हमें बात करना है। तो लाइन विच इज अलोंग द एक्सिस, तो ये एक्सियल लाइन हो गया। अब एक्सियल लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो हमें लिमिटेशन डालना है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज टू बी फाइंड आउट, राइट, एट पॉइंट P। और ये पॉइंट P कहाँ पे है, इट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये जो है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल इतना बड़ा है, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना, L है, ये डिस्टेंस कितना, L है, ओवरऑल 2L है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेंटर से ये जो पॉइंट P है, एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डिस्टेंस इज R। ये R हमने एज्यूम कर लिया। अगर R एज्यूम कर लिया, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए पूरा R है, और उसमें से ये L निकल गया, तो इतना कितना बचा, R माइनस L। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, इट बिकम R प्लस L। देखिए ना, यहां से यहां तक R है, और इतना पार्ट L है, तो ओवरऑल ये कितना हो गया, R प्लस L। इतना पार्ट आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और क्यों ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप देखिए हमने दो और बेसिक टर्म्स डिस्कस किए हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू टर्मिनेट। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से बाहर निकलती हैं, प्लस क्यू से दूर जाएंगे, और माइनस क्यू पे खत्म होती है, टुवर्ड्स माइनस क्यू आती है। तो यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए हैं ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा ना, बाहर की तरफ। तो ये हमने ले लिया ई ए, राइट। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, ई ए। ई ए इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। आप यहाँ पे ई प्लस भी ले सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर। और नेगेटिव पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती है, तो जो खत्म होंगी वो क्या हो जाएंगी, ईबी हो जाएंगी, राइट। दो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, तो ये हो गया। नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया, विच इज ईबी, राइट। हमें एट पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेट, तो हम क्या करेंगे, हम ए निकालेंगे जो इधर की तरफ है, ईबी निकालेंगे जो इधर की तरफ है, दोनों का एडिशन will be net electric field at point P, that is to be find out as। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप डायग्राम पार्ट यू पीपल हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। अच्छा, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख दूं फिर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो यही फार्मूला
हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एज वी कैन से यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जस्ट मैं लिख देता हूँ कि ओ ए, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू एल, बिकॉज हमने ये बताया था ना ए बी क्या है, 2L है, ए बी इज 2L, तो इतना पार्ट हमारा एल हो गया, इतना भी पार्ट क्या हो गया, एल हो गया। फाइन। सो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू एल and OP is R. OP is equals to R. OP becomes R. Further, what is AP? AP is R plus L. And what is PB? R minus L. ये पार्ट आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिहाफ पे हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, एक ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विच इज ई ए, एंड सेकेंड इज ई बी विच इज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो मैं यहाँ पे वही दोनों फील्ड लिखता हूँ। फर्स्ट आई विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू plus q charge, plus q charge. This I will write EA, that is due to plus q charge. E1 also we can write, या EA लिख दूं because that is at point A. तो फार्मूला क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर। हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और कहां से चाहिए, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, AP लेंगे, लेकिन यहाँ डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो AP स्क्वायर, AP स्क्वायर विच विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई AP is what now, AP is R plus L, तो R plus L to the whole square. This we will take as equation 1. Further we can take another equation. तो हम लोग सेकेंड पार्ट ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, EB विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई, ड्यू टू माइनस क्यू वी वांट टू फाइंड आउट, तो B से और कहां पे निकालना है, पॉइंट P पे ना। एट दिस वन वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज EB, बट डिस्टेंस हम माइनस क्यू से इसका लेंगे तो कितना होगा, PB स्क्वायर, बट PB क्या है, R माइनस L है, सो इट इज PB स्क्वायर। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हमारा, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, तो R का स्क्वायर है इसलिए PB स्क्वायर ले रहे हैं। सो दिस विल बी, ये माइनस टर्म हम लोग पहले यूज कर लेते हैं, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R minus L to the whole square. This is our equation number 2. Now net electric field is to be find out. So let हम लोग assume कर लें कि let net electric field E. So according to principle of superposition we can say, therefore E net electric field या E along the axis EA लिखता हूँ, it is EA plus EB, so EA क्या है, दिस टर्म प्लस दिस टर्म, प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और दोनों में कॉमन क्या है, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट वी विल टेक
या हम एक साथ एक स्टेप लिख देते हैं, 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एल टू द होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन है ना, 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल टू द होल स्क्वायर। सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल, दोनों में कॉमन क्या है, क्यू बाई 4πε0, क्या बचा 1/r प्लस एल टू द होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल टू द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज ई ए। तो मैं फिर से ये लास्ट वाला स्टेप नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। सो हमें मिला ये इज इक्वल्स टू क्यू बाई, it was q by 4πε0 in bracket, what was the part, क्या था, r plus l to the whole square minus r minus l to the whole square in bracket 1 by r plus l to the whole square minus 1 by r minus l to the whole square। अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हम इसको सॉल्व कर लें। So you will get EA is equals to Q by 4πε0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। So we'll get, यहाँ शायद मैंने उल्टा कर दिया है, राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हमने जो डायग्राम पार्ट है ना, इसमें थोड़ा एक चेंजेस हम लोग कर सकते हैं इन दिस पार्ट, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे वो देखिए बड़ा कौन सा होगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो छोटा होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना, तो जिसका आर बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। तो आर डिस्टेंस किसका बड़ा है, इट इज एपी का, तो ये वैल्यू छोटा है, राइट। तो आर प्लस एल वाला टर्म छोटा है, कोई बात नहीं, नेगेटिव आएगा, बट हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, यस, एनीवे वी विल टेक इन मैग्नीट्यूड। तो हमें मैग्नीट्यूड में क्या मिलेगा, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड लास्ट स्टेप में लिख दूंगा। तो इट विल बी आर माइनस एल टू द होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल टू द होल स्क्वायर। हालांकि यही मुझे एक्सचेंज करना था, राइट। ये एक्सचेंज करने के पीछे रीजन क्या था कि इन मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे तो यहाँ नेगेटिव हम लोग बाहर पहले ले सकते हैं। एनीवे अपॉन ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो इट विल बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड दैट्स होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं ऑलरेडी माइनस साइन ले लेता हूँ कॉमन, तो ए बी विल बी माइनस क्यू बाई, या इन मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, सो मॉड ऑफ ई ए इट विल बी क्यू बाई 4πε0। अब ये मैं टर्म स्विच कर ले रहा हूँ माइनस कॉमन लेके, बट mod of that term will be plus only, so this will be r plus l to the whole square minus r minus l to the whole square upon r square minus l square to the whole square। so इसका जब हम एक्सपांसन करेंगे a plus b to the whole square, तो हमें मिलेगा q by 4πε0 a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये a माइनस बी टू द होल स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन कर लें या एक साथ ब्रैकेट रहने देते, आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। सो ब्रैकेट जब भी हम ओपन करेंगे, एज विल ओपन द ब्रैकेट, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए माइनस आर स्क्वायर का टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर प्लस एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, 2rl और ये माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, तो इट विल बी 4rl। सो व्हाट यू विल गेट, q बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L square to the whole square. So further we can write it is EA now, magnitude in magnitude, right, along the axis. अभी इस टर्म को हम रीराइट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं. वी कैन राइट दिस टर्म एज EA इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, ये 4RL को मैं स्प्लिट कर रहा हूं 2L इंटू 2R, 2L इंटू 2R, तो इट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L इंटू 2R, ये 4RL को लिख दिया, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. नाउ एज यू कैन सी हमें क्या मिला है, Q इंटू 2L, ये टर्म क्या होता है, P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो हम इस टर्म को P लिख देंगे. तो E along the axis we get P into 2R upon 4 pi epsilon naught into R square minus L square to the whole square. So this term we can write for salt dipole moment. For salt dipole, L is very small as compared to R, तो L square term will be neglected. L square का term क्या होगा, neglect हो जाएगा, तो बचा क्या, R square raised to whole square, तो R raised to 4 हो गया. तो we get EA is equals to 1 by 4 pi epsilon naught, ये term, into P into 2R by R raised to 4. तो वापस से एक R का टर्म गेट कैंसिल, ये R यहाँ क्यूब आ गया. सो E along the axis we get 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube. This is the final expression for the electric field at a point on the axis of an electric dipole. So this is the final expression for that. You have to remember it. आपको याद रखना पड़ेगा. That's all. अब हम लोग चलते हैं अगले डेरिवेशन पे. So next part is our electric field due to dipole on the equatorial position, और इक्वेटोरियल पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन. अच्छा, मेरे पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, हम दो मेथड से कर सकते हैं, तो मैं दोनों मेथड बता दूंगा. एक्चुअली मेथड एक ही है, बट कैलकुलेशन करने का जो तरीका है इट माइट बी डिफरेंट एंड डिफरेंट. तो जैसा आप लोग को लगे, इजी जो आपको लगे, यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मेट. तो है क्या ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन. अब इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, ये देखिए, डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है. अच्छा, ऐसा लाइन होता तो ये लाइन अलोंग द एक्सिस हो गया, बट यहाँ एक्सियल लाइन पे नहीं हो पॉइंट, कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन. तो लाइन जो इक्वेटर से पास होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. तो हमें मान लो ये पॉइंट P है, बिकॉज इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटर से पास कर रही है. तो एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट P से इसका डिस्टेंस हम लोग वापस R एज्यूम कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे ही हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो डायग्राम अब हमारा उसके हिसाब से बनेगा. आई होप इतना पार्ट तो क्लियर हो गया. यही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये चार्ज उसका प्लस क्यू है, और दूसरा ये है जहाँ पे माइनस क्यू है, और ये इक्वेटोरियल लाइन है. ये सेंटर ओ है,
ये इक्वेटोरियल लाइन है, एट डिस्टेंस आर हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दैट इज टू बी कैलकुलेटर्स, राइट। अब देखें वापस से बेसिक कंसेप्ट कि अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ निकलेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि डायपोल में दोनों चार्जेस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। अब उसके हिसाब से हम लोग आगे का पार्ट डिस्कस करें। सो डायग्राम पार्ट ध्यान से देखते हैं, जो कंप्लीट नहीं है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, जिसका ए चार्ज प्लस क्यू है, बी पे चार्ज माइनस क्यू है, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो पूरा लेंथ इसका ओवरऑल कितना है 2L है, और ये सेंटर हो गया तो इतना लेंथ ओ बी हमें कितना मिला, L मिला। ओ ए कितना मिला, दिस इज ऑल्सो L बिकॉज ओवरऑल बिकम्स 2L, राइट। और ये इक्वेटोरियल लाइन है जो सेंटर से इसके पास कर रही है। इस इक्वेटोरियल लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमने पीछे भी एक्सियल वाले में भी ओ से पॉइंट सी या जो पी है जो भी हमने पॉइंट लिया वो कितना था, आर था। तो यहाँ पे भी कितना है, आर है। एंड सपोज ये एंगल थीटा बनाता है। एंड अगेन वी विल टॉक अबाउट द बेसिक कंसेप्ट कि फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। तो ए पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इसको मैं E1 ले लेता हूं, राइट। और दूसरा नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज यहां है ना, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो ये हमारा E2 हो गया, E2, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E2, राइट। नाउ अब ये देखें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो ये भी एंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पे रिजल्टेंट निकालना है दोनों की वजह से, राइट। एंड एनीवे रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये पार्ट देखें कि E1 को अगर हम रिजॉल्व करें, E1 को, E1 और E2 दोनों को हम रिजॉल्व करेंगे, तो E1 को अगर रिजॉल्व करें, अच्छा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा है कि अगर ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है x एंड y और ये r है और ये एंगल थीटा है, तो r को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो x वाला कंपोनेंट होगा r cos थीटा। बेसिकली पढ़ा है ना, the side which is attached with the theta always will be the component of cos theta। तो ये cos का कंपोनेंट हो गया, एंड ऑफ कोर्स y वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन का कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे देखें E1 is to this direction, और ये since this angle is theta so this angle also will be theta। तो E1 को रिजॉल्व किया तो ये वाला कंपोनेंट हो गया E1 cos theta, एंड इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट दैट इज दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या हो गया, E1 sin theta, राइट, E1 sin theta। अब E2 को रिजॉल्व करें तो वापस ये एंगल बिकम्स, दिस एंगल बिकम थीटा। E2 को रिजॉल्व कर रहे हैं तो दूसरा जो साइड है ये है, द साइड अटैच विद द थीटा विल बी द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, तो ये हो गया E2 cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट दिस इज E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। तो एज यू कैन सी E1 sin theta and E2 sin theta ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दे कैंसल टू ईच अदर, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला, at point C it becomes E1 cos theta plus E2 cos theta, right।
और मैंने यहाँ पे यही पार्ट एक्सप्लेन किया है, एंड एक ई इक्विवेलेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, आगे हम डिस्कस करेंगे। सो डायग्राम पार्ट से हम लोग कुछ चीजें लिख सकते हैं। वी हैव AO is equals to OB is equals to L and OC is equals to R, AC is equals to BC, AC is equals to BC. I will write AC square is equals to BC square and it will be, इतना पार्ट L है, इतना पार्ट R है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस AC क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ मैंने स्क्वायर लिखा है, तो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, simply I will write this part as r square plus l square. This will be r square plus l square, right? Okay, then that's all. And in magnitude, E1 is equals to E2 in magnitude, and it is equals to electric field का formula, standard formula 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. So it will be, this will be 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, distance, all distances like charge यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो E1 will be, that will be AC square, AC square or CB square, because AC is equals to CB, right, और BC. So इतने टर्म हो गए, तो यहाँ मैंने लिख दिया है एंटायर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। लेट अस कंसीडर डायपोल AB with charge plus Q and minus Q separated by a distance, finite distance 2L as shown in the diagram. Now let us electric field at point P. At point P, instead of P I have written C, right? Instead of P I have written C, so I will correct it as C, which is at a distance r from the center of the dipole along the equatorial line. After resolving the electric field, the sign component cancel to each other, because एक क्या है E1 sin theta and second is E2 sin theta, but E1 and E2 are same, right, equal in magnitude, तो वो पार्ट हम कैंसिल ही कर देते हैं। अंडरस्टूड? तो हमारे पास बचा क्या, ये दो कंपोनेंट्स बचे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सो आई विल राइट E इक्विवेलेंट या E एट इक्वेटर इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, but in magnitude E1 and E2 are equal, so it becomes 2 E1 cos theta, right? 2 E1 cos theta, E along the equator. अब E1 का वैल्यू ये वाला, this is the value of E1, we will substitute, और इस ट्रायंगल में cos theta देख लें, cos theta in this triangle, theta is this, cos theta is adjacent upon hypotenuse, तो L by AC, but L is L. What is AC? Root of R square plus L square. R square plus L square. This value we will substitute further. तो आगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसका पार्ट देख लेते हैं। ओके, I will write 2 E1 cos theta, E equivalent, right? So we can write E along equator, it becomes 2 E1 cos theta, एंड दोनों वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास हैं। E1 का वैल्यू हमने क्या देखा,
1/4πε0 Q by R square plus L square, राइट। ये वैल्यू है उसका इंटू कॉस थीटा का वैल्यू मैं अगले पार्ट में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सो इट इज 2 इंटू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या था, एज यू कैन सी कॉस थीटा था हमारा एल बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल बाई रूट ऑफ एल बाई रूट ऑफ r square plus l square. Now we can write 1/4πε0 2q into l upon r square plus l square raised to 1 into r square plus l square raised to half. Root means what? Root means raised to half. Now its power is 1 and half. 1 plus half, base are same na. So if bases are same, so we can add the power. So E along the equator we get 1/4πε0 Q into 2L. That is the way of writing Q into 2L upon r square plus l square raised to 3/2. So we get E along the equator is 1/4πε0. This Q into 2L becomes P by r square plus l square raised to 3/2. Right? So further what we can say, अच्छा एक तो ये फार्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग एक कंडीशन डाल दें कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल जो है दैट इज वेरी शॉर्ट तो L will be very small as compared to R. So we can say for short dipole, what we can get for short dipole, L is very small as compared to R. So L square term can be neglected. अगर हम ये part neglect कर ले तो R square raised to 3/2, R square raised to 3/2, तो ये 2 इस 2 से cancel, तो it will be R cube ना, this part. So denominator becomes R cube. So we get E along the equator is 1/4πε0 P by R cube, right? ये E along the equator मिल गया। आई होप आप लोग को ये एंटायर डेरिवेशन प्रॉपरली समझा है, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट जो है इसी में मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे ना एक दूसरा मेथड इन बिगनिंग आई हैव टेल यू ऑलरेडी अबाउट दिस डेरिवेशन कि वी कैन डू इट बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। तो सेकेंड मेथड अब क्या हो सकता है कि इसको मैं पैरेललोग्राम बना दूं। अगर मैं इसको एज अ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, यहां से मैं इसको पैरेललोग्राम बना दूं और इसका नाम दे दूं दिस इज द दिस पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये हमारा रिजल्टेंट है, ये एक वेक्टर है E1, ये E2 और इनके बीच का एंगल जो है वो 2 थीटा है। क्या है? 2 थीटा। तो फिर से हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके उसमें सारा वैल्यू डाल दें तो भी हमें डेरिवेशन मिल जाएगा। तो वी हैव द 2 मेथड्स, एनी हाउ जस्ट वी कैन डू, राइट। सो आफ्टर दिस वन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट। एक और कंसेप्ट है वो भी डिस्कस कर देता हूं, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ रखा है? इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हमने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, दैट डायपोल इज दिस AB. AB is an electric dipole, and suppose it makes an angle theta with the electric field, right? अभी यहाँ पे देखें, अगर हम AB क्या हमारा 2L है, AB क्या है 2L, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, राइट? AB हमारा 2L हो गया, और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फील्ड में हमने ये रखा है, और यहाँ पे मैं इसका चार्ज प्लस क्यू और इसका चार्ज माइनस क्यू ले लेता हूँ, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने चार्ज रखा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, बिकॉज हमने पढ़ा है सिंस E इज F बाई Q, तो F विल बी Q इंटू E, दिस टर्म, राइट? तो फोर्स हमारा क्या हो गया, F Q इंटू E। अब एक फोर्स इधर भी हुआ, इट इज प्लस क्यू ई, और दूसरा एक फोर्स इधर हो रहा है, इट इज माइनस क्यू ई, बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज। अंडरस्टूड? तो अब प्रैक्टिकली सोचिए, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है, तो एक फोर्स ऐसा, दूसरा फोर्स ऐसा, तो इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces, right? और AB ऑलरेडी हमने बताया कि 2L है, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय डायपोल विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट लिखा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टॉर्क। अब टॉर्क के लिए बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा है, आप सोचिए, ये ऐसा डायग्राम डेफिनेटली देखा होगा कि बॉडी के ऊपर एक फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स F1 या F, यहाँ पे दूसरा फोर्स लग रहा है F, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो टॉर्क हमने पढ़ा है कि टाउ इज इक्वल्स टू R क्रॉस F, राइट? वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यही चीज यहाँ पे भी है, आप देखिए, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा है, और ये BC इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर मैं इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। एक फोर्स हमारा ये है, दूसरा ये है, ऐसा ऐसा, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स ऐसा है, दूसरा ऐसा है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप नाउ यू पीपल कैन कोरिलेट विद इट। वो बेसिक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सिंस टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, वन फोर्स इनटू perpendicular distance between two forces, perpendicular distance between two forces, so torque tau will be one force into perpendicular distance between two forces is BC, तो torque tau is F is what, QE into BC। अब BC हमें चाहिए, तो BC निकालने के लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, इसमें हम साइन थीटा देख लें। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट इज BC बाई AB, BC बाई AB। तो BC हमारा BC है, एंड AB क्या है, 2L है। AB क्या है, डायपोल लेंथ है ना 2L, तो BC क्या हो गया, BC becomes 2L sin थीटा, राइट? BC क्या हो गया, 2L sin थीटा, BC becomes 2L sin थीटा, राइट? तो यहां हम BC का वैल्यू डाल दें, BC विल बी QE इंटू 2L sin थीटा। अभी ऑलरेडी हम लोग
स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्हाट इज Q into 2L is P. So this term becomes tau is equals to P E sin theta. Since Q into 2L is P, P is Q into 2L. राइट, तो टॉर्क हमें क्या मिल गया, पी ई साइन थीटा। अब इसमें दो कंडीशंस हम डाल सकते हैं कि अगर थीटा, ये जो एंगल बना है ना, ये जीरो हो जाए, अगर थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो टॉर्क विल बी जीरो, नो टॉर्क विल एक्ट ऑन इट। और अगर थीटा 90 हो जाए, ये ऐसे हो गया डायपोल, so theta will be 90 and sin 90 is 1, so torque will be maximum। तो दो स्पेसिफिक कंडीशन आएंगे, दो केसेस आएंगे, if theta is 90 and if theta is 0। so ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल रिलेटेड टर्म्स हो गए। अभी इस पे बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल रिलेटेड टर्म्स, तो उस पे बेस्ड कुछ PYQs हैं, जस्ट वी विल सी। व्हाट इज द, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डायपोल ऑफ मोमेंट P at point a distance r in the equatorial plane। तो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए ऑलरेडी अभी हमने डिराइव किया फार्मूला, E along the equator, E along the equator क्या था, 1/4 pi epsilon naught P by r cube, राइट, P by r cube। तो ये E इक्वेटोरियल का फार्मूला हमने डिराइव किया, इट इज द सेम। ड्रॉ E वर्सेस R ग्राफ फॉर द सेम। तो E वर्सेस R, तो वी नो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो E वर्सेस आर क्यूब जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, यहां हमने लिखा E वर्सेस आर। तो ये कैसा मिल रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो आर क्यूब का जो ग्राफ होगा इट विल बी काइंड ऑफ दिस वन, अंडरस्टूड। तो ये ग्राफ हमें मिल गया। तो मेन हमारा फार्मूला हमें क्लिक होना चाहिए, फार्मूला समझ में आया तो रिलेशन निकाल सकते हैं और ग्राफ उसका हमें ऐसा मिलता है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम वी हैव टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स AB एंड CD। ध्यान देना, मैं ऑलरेडी ड्रॉ किया हूं डायग्राम। इलेक्ट्रिक डायपोल है दो, AB एंड CD, each of dipole moment are kept at an angle of 120 डिग्री। दो डायपोल है, एक है हमारा AB, एज वी कैन सी AB, AB एक डायपोल है, दिस AB एक डायपोल है, और दूसरा डायपोल हमने क्या लिया है, CD। दूसरा डायपोल क्या है हमारा, सेकेंड डायपोल इज CD, राइट। CD एक डायपोल है, ये CD डायपोल है, इसमें भी एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। तो AB एंड CD के बीच का जो एंगल है वो हमें दिया है 120 डिग्री, राइट, एट 120। फिर है टू ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ये 120 डिग्री अलोंग द एक्स एक्सिस बताया। फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। तो नेट डायपोल मोमेंट हमें चाहिए, तो हमारे पास दो दो डायपोल मोमेंट है ऑलरेडी, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है कि टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट डायपोल्स आर P1 is equals to P2 is equals to P and theta is given, इनके बीच का जो एंगल है that is 120 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं,
अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो इतने की बात करूं तो मुझे इनके बीच का एंगल कितना मिल रहा है, 120 डिग्री मिल रहा है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, देयर आर द टू वेक्टर्स P and Q, I will say this is vector P, this is vector Q, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा R. R is given as root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो उसी का यूज हम लोग कर रहे हैं, राइट। बट यहाँ इंस्टेड ऑफ P and Q हमें क्या दिया, P1 is P and P2 is P because two identical electric dipoles are there, right? So on behalf of that, जो हम नेट इलेक्ट्रिक डायपोल निकालेंगे, पहला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट, तो P net it will be root of what, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, सब P है तो मैं P के ही टर्म में लिखूंगा, ठीक है। एक बार P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 डिग्री cos थीटा, तो विच विल बी अल्टीमेटली रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P इंटू cos 120, और cos 120 का जो वैल्यू होता है वो माइनस हाफ होता है, सो इट विल बी रूट ऑफ 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू cos 30 इज माइनस हाफ, तो ये इस टर्म से कैंसिल, तो 2P स्क्वायर प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस P स्क्वायर, सो इट विल बी रूट ऑफ P स्क्वायर विच विल बी P। तो हमें मिल गया P नेट इज इक्वल्स टू P, एंड ये मिल गया हमें the dipole moment of the arrangement, net electric dipole moment of the arrangement is P. Now second, magnitude and direction of the net torque acting on it. तो torque का फार्मूला हमें पता है, since torque tau is equals to Pe sin theta, यहाँ थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट देखा जाए तो 90 प्लस 30 हो गया, राइट। कितने का एंगल बना रहा है ये, 30 डिग्री, तो इट विल बी पी ई साइन 30, साइन 30 इज व्हाट, 1/2, सो इट बिकम्स पी ई बाई 2, एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग जेड एक्सिस, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी आपने पढ़ा आई क्रॉस जे इज के, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में था तो हमें कौन सा प्लेन मिलेगा, जेड प्लेन मिलेगा, so its direction will be along z axis. So yes, अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो you people can take the screenshot of this one. So today we have complete the, in second lecture हमने क्या क्या खत्म किया आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूरा पार्ट खत्म किया, डायपोल वाला पूरा पार्ट खत्म किया। सो अगले लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये पार्ट हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, विच विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो में जितना हमने कुछ बताया है, एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अगर आप लोग को सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।